एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम डी ट्रिपल एस बी के नेचुरल साइंस के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। देखो, डी ट्रिपल एस बी का जो एग्जाम होता है उसमें आपसे 100 मार्क्स में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। अब ये जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 मार्क्स हैं, इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस आपको नहीं दिया हुआ है। और अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें तो इसका जो लेवल होता है वो आपका 11th-12th और ग्रेजुएशन तक का होता है। इसमें आपसे बायो के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के तीनों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी पूछी जाती है, यानी कि टीचिंग ऑफ साइंस से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इनका जो वेटेज होता है वो भी वेरी करता है। कुछ पेपर्स में बायो के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पेपर्स में केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, कुछ में फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। और अगर मैं टीचिंग ऑफ साइंस की बात करूँ तो यहाँ से आपसे 10 to 15 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। और अगर लेवल की बात की जाए तो आपको ग्रेजुएशन लेवल की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आज के पेपर में हम 2018 का पेपर जो है वो सॉल्व करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बायो का पोर्शन जो है वो लेकर चलेंगे, यानी कि जो बायो के पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस पेपर में लगभग 40 क्वेश्चंस हैं जो बायो पोर्शन से आए हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे आगे चल के हम केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हम सेपरेट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड हैज हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। आपसे पूछा है कि हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा ग्लैंड है जिसके पास सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रीजनरेशन कैपेसिटी का क्या मतलब है। इस वर्ड को ही अगर आप दो हिस्सों में तोड़ोगे तो री का मतलब हो जाएगा अगेन और जनरेशन का मतलब हो जाएगा टू ग्रो। तो रीजनरेशन का मतलब होता है टू ग्रो अगेन। इट इज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रीग्रो द लॉस्ट टिश्यू और ऑर्गन। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने अपने घर में लिजर्ड जो है वो सबने देखी हुई है। तो लिजर्ड जो है उसकी टेल अगर बार ब्रेक हो जाती है या कई बार अगर ब्रेक हो जाती है तो वो अपनी टेल को रीग्रो कर सकती है। इस कैपेसिटी को हम कहते हैं रीजनरेशन। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे सैलमेंडर है, फ्रॉग है। अगर उनके लिम्स जो हैं वो टूट जाते हैं तो वो अपने लिम्स को दोबारा से रीग्रो कर सकते हैं। इस कैपेसिटी को हम कहते हैं रीजनरेशन। लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, अगर हमारी आर्म या लेग ब्रेक हो जाती है या हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाता है तो हम उसे दोबारा से रीग्रो नहीं कर सकते। अगर आपकी आर्म्स या लेग्स टूट जाती हैं तो वो रीग्रो नहीं होती। थ्रू आउट लाइफ आप वैसे ही रहोगे। लेकिन हमारी बॉडी में क्या होता है, एक ऑर्गन होता है जिसके पास में रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। आपका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, दैट इज लिवर। अगर हम हमारे लिवर की बात करें, अगर हमारा 50% लिवर डैमेज हो जाता है तो जो रिमेनिंग 50% लिवर होता है वो रीजनरेट करके दोबारा से 100% लिवर को रीग्रो कर सकता है। लिवर जो है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये इकलौता ऐसा विसरल ऑर्गन है जिसके पास में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी इंजरी की वजह से हमारा लिवर जो है डैमेज हो जाता है तो हम सर्जिकली उस डैमेज पोर्शन को क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हिपैटेक्टोमी। अगर हमारा लिवर डैमेज हो जाता है या हमारे लिवर में कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है या फिर जो डैमेज्ड पार्ट होता है उसे हम हिपैटेक्टोमी के थ्रू रिमूव कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा रिमेनिंग लिवर होता है रीजनरेट करके दोबारा से कंप्लीट लिवर को फॉर्म कर सकता है। अब ये जो रीजनरेशन होता है वो 3 फेजेस में होता है। पहला फेज होता है इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन फेज में क्या होता है, जो लिवर सेल्स का न्यूक्लियस होता है जिन्हें हम हिपैटिक सेल्स भी बोलते हैं, हिपैटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो सिग्नल्स जनरेट करता है जिसकी वजह से जो हमारे लिवर सेल्स हैं वो अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं। दूसरा फेज होता है प्रोलिफरेशन फेज। इस फेज में जो हिपैटिक सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं तब तक जब तक लिवर जो है वो अपना ओरिजिनल साइज जो है उसे गेन नहीं कर लेता। और फिर थर्ड फेज होता है टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज में जो है टर्मिनेशन के लिए सिग्नल जनरेट किया जाता है जिसकी वजह से सेल डिवीजन जो है वो रुक जाती है और इस तरीके से कंप्लीट लिवर का दोबारा से फॉर्मेशन हो जाता है। इसे हम कहते हैं रीजनरेशन और ये कैपेसिटी जो है वो हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ लिवर के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। प्लांट्स की जो सरफेस होती है उसके ऊपर हमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आप लोग बाहर अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग देखोगे कि जो ट्रीज के लीव्स होते हैं या फिर जो ग्रासेस होते हैं उनकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं। आपसे पूछा है कि ये जो ड्रॉप्स हैं ये किस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं। ऑप्शंस हैं एस्टिवेशन, गटेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन। सो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं दैट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। और इसी तरीके से एक और टर्म होती है विच इज हाइबरनेशन और हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। अब समर स्लीप और विंटर स्लीप का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने अपने सराउंडिंग्स में देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ समर के दौरान देखने को मिलते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ विंटर के दौरान देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप हाउस फ्लाइज की, मॉस्किटोज की बात करोगे या फिर आप बीज की बात करोगे तो समर में आपको बहुत सारी बीज, मस्किटोज एंड
हाउस फ्लाइज देखने को मिलती हैं एज कम्पेयर टू विंटर। कुछ बर्ड्स होती हैं जो आपको सिर्फ समर में देखने को मिलती है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ विंटर के दौरान आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं पोलर बियर की बात करूं, तो जो पोलर बियर्स होते हैं वो विंटर्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही सर्वाइव कर सकते हैं। जब उन्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलता है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट मिलता है, तभी वो एक्टिव होते हैं, और जब वो सीजन चला जाता है तो वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो इनएक्टिव पीरियड होता है इसे हम कहते हैं एस्टिवेशन इन केस ऑफ समर स्लीप और हाइबरनेशन इन केस ऑफ विंटर स्लीप। ड्यूरिंग दिस इनएक्टिव पीरियड ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। ये ज्यादा फीड नहीं करते और एक पूरे सीजन के लिए डिसअपियर हो जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। अब अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं, विच इज फोटोसिंथेसिस, ये आप सब लोगों को पता है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और अगर मैं डी पार्ट की बात करूं, विच इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का भी आप लोगों को मतलब पता है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच फूड इज, और वी कैन से कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब बचता है आपका बी ऑप्शन, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन भी है। तो अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स जो हैं वो दो प्रोसेसेस के थ्रू वाटर को अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। एक है ट्रांसपिरेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे बेसिक और ऑब्जर्वेबल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो वो है ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस जब होता है ये आप लोग देख नहीं सकते, ये विजिबल नहीं होता। जब ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है प्लांट से, तो आप देख नहीं सकते, वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। लेकिन गटेशन के थ्रू जब वाटर लॉस होता है वो विजिबल होता है। वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो प्लांट की सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं और उन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हो। एक तो ये डिफरेंस हो गया। अब ट्रांसपिरेशन जो है ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा के बारे में आप लोग जानते हो, स्मॉल पोर्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ गार्ड सेल्स। उसके आगे पीछे और भी सेल्स होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। गटेशन जो है ये स्टोमेटा के थ्रू नहीं होती। गटेशन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए अलग से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाइडाथोड। ये वेरी टाइनी पोर्स होते हैं जो लीव्स की मोस्टली लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू गटेशन का प्रोसेस होता है। अब ट्रांसपिरेशन कब होगा और गटेशन कब होगा? ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो हमें तब देखने को मिलता है जब जो रूट प्रेशर है और जो इवेपोरेशन का रेट है वो इक्वल होता है। यानी कि जितने अमाउंट में रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, प्लांट्स में यूज होने के अलावा उतने ही रेट पर लीव से ट्रांसपिरेशन भी हो रही है। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब सराउंडिंग में जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर है वो कम है। इस केस में क्या होगा? मान लेते हैं ये हमारा एक प्लांट है और ये आ गई एक लीफ। लीफ के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट है, जिनके थ्रू क्या होगी? ट्रांसपिरेशन होगी। तो अब ये कैसे हो रहा है? जो इन्वायरमेंट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, और इस लीफ के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग। या फिर हम कह सकते हैं कि सराउंडिंग में जो सॉल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, और लीफ के अंदर जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। इस केस में क्या होगा? जो वाटर है वो अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो वाटर है वो लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से ट्रांसपीरेशन होती है, और ये स्टोमेटा के थ्रू होती है। कब? जब रूट प्रेशर इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। लेकिन गटेशन जो है ये प्रोसेस तब होता है जब रूट प्रेशर हाई होता है लेकिन इवेपोरेशन का जो रेट है लो होता है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है? मान लेते हैं ये आ गई हमारी स्टेम, और ये रूट्स जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, और ये आ गई आपकी लीफ। अब क्या हो रहा है? रूट्स जो हैं ये तो वाटर को एब्जॉर्ब करती जा रही हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत प्रेजेंट है। अब जब इन्वायरमेंट में मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ट्रांसपीरेशन का जो रेट होगा वो कम होगा। ट्रांसपीरेशन कम होने की वजह से जो लीव्स हैं या फिर हम कह सकते हैं जो प्लांट हैं उसमें वाटर एक्सेस में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब इस एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए हाइड्राथोड का यूज किया जाता है। ये जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं इनके थ्रू जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव होता है, और ये जो एक्सेस वाटर है ये ड्रॉप्स की फॉर्म में आप लोग प्लांट्स की सरफेस के ऊपर देख सकते हो। क्योंकि इन्वायरमेंट ऑलरेडी ह्यूमिड है, इन्वायरमेंट में ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ये इवेपोरेट नहीं होती और विजिबल होती हैं। तो ये डिफरेंस होता है ट्रांसपीरेशन में और गटेशन में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सोमैटोस्टेनिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सोमैटोस्टेनिन नाम का हार्मोन जो है ये कहाँ से सिक्रीट होता है? पहला ऑप्शन है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास, अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास, न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास। सबसे पहले हम इन चारों ऑप्शंस को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि ये क्या है। अगर मैं बात करूं ग्लैंड्स की, तो हमारी बॉडी में दो तरीके के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अगर मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करूं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं इसमें
वो ग्लैंड्स आ जाते हैं जो अपनी सेक्रीशंस को एक डक्ट के थ्रू या फिर एक ओपनिंग के थ्रू हमारी बॉडी सरफेस पे सिक्रीट कर देते हैं। जैसे कि हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं और एक डक्ट के थ्रू डायरेक्टली स्वेट जो है हमारी बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है। इसी तरीके से टीयर्स हो गए, टीयर ग्लैंड के थ्रू जो प्रोड्यूस होते हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स हो गए, मेमोरी ग्लैंड्स हो गए, इस तरीके के ग्लैंड्स को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करूं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। ऐसे ग्लैंड्स जो अपनी सेक्रीशंस को डायरेक्टली कहाँ सेक्रेट करते हैं, ब्लड में सेक्रेट करते हैं और फिर ब्लड के थ्रू वो सेक्रीशंस ट्रैवल करके अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती हैं। अगर मैं बात करूं पैनक्रियाज की, तो पैनक्रियाज जो है ये एक ड्यूल ग्लैंड है, यानी कि ये एंडोक्राइन भी है और ये एक्सोक्राइन भी है। कुछ पोर्शन जो है पैनक्रियाज का वो एंडोक्राइन है, कुछ पोर्शन जो है वो एक्सोक्राइन है। 99% पैनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन है, सिर्फ 1% पोर्शन जो है पैनक्रियाज का वो एक्सोक्राइन होता है। अब ये जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है ये बना होता है एक्टिनी सेल्स से, और ये सेल्स जो है ये पैनक्रिएटिक जूस बनाते हैं और उन्हें सिक्रीट करते हैं, जो कि हमारे एलिमेंट्री केनाल में जाकर सिक्रीट होता है। बाकी के 99% पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो ये एंडोक्राइन पोर्शन होता है और इसे हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो 3 पोर्शंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हम इन्हें इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी है वो एक जर्मन फिजिशियन ने की थी जिनका नाम था पॉल लैंगरहैंस। सो इन 3 पोर्शंस का जो नाम है वो है अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो तीनों तरीके के सेल्स हैं ये अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। अल्फा सेल्स जो हैं ये ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं, बीटा सेल्स जो है ये इंसुलिन सिक्रीट करते हैं जो कि शुगर डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो डेल्टा सेल्स हैं ये एक इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो हमारी बॉडी के कुछ और हार्मोन्स की सिक्रीशन को रोकते हैं। मोस्टली ये कुछ ग्रोथ हार्मोन्स की सिक्रीशन को रोकता है और इसका नाम है सोमैटोस्टेनिन। तो सोमैटोस्टेनिन जो है ये एक इनहिबिटरी हार्मोन है जो कि डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास से सिक्रीट होता है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी के साथ हमने ए, बी और डी ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस कर लिया और हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन भी पता चल गया। लेकिन हम सी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। तो न्यूरो हाइपोफिसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं या फिर इसे हम पैरा नर्वोसा के नाम से भी जानते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डिस्कस करेंगे क्योंकि अपकमिंग क्वेश्चंस में हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, पोस्टीरियर क्या है और कहाँ से क्या क्या सिक्रीट होता है। तो अगर मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करूँ तो यहाँ से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं विच आर ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं और हाइपोथैलेमस में बनने के बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जहाँ पर ये स्टोर होते हैं, और जब इनकी ज़रूरत होती है, जब सिग्नल आता है, तब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो जाते हैं। Next question is, cristae are the folds of inner membrane present in which of the following cell organelle? आपको यहाँ पे 4 सेल ऑर्गेनल्स दिए हैं which are Golgi, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनल में इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है क्रिस्टे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर मैं गोल्गी की बात करूं तो गोल्गी जो है वो फ्लैटेंड सैक्स का एक नेटवर्क होता है, इसमें कोई क्रिस्टे प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर मैं लाइसोसोम्स की बात करूं तो लाइसोसोम्स के अंदर भी कोई क्रिस्टे नहीं प्रेजेंट होते, ये हॉलो होता है अंदर से और इन्हें हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं सेल्स के। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है जिसके अंदर फोल्डेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उन्हें हम क्रिस्टे नहीं बोलते, उन्हें हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। तो बचा आपका बी ऑप्शन जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन भी है। अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसमें 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं होती, उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस जो हैं वो अंदर की तरफ निकले होते हैं और ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टे। ये आ गई आपकी इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनर मेम्ब्रेन की इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टे। इन्हीं के ऊपर आपका F0 F1 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम एटीपीज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जो कि एटीपी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो ब्रेन है और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे हमारे मसल्स हो गए, तो इनका जो एक्टिविटी होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आयंस की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, आयंस की ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है
और यही जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो इनकी एक्टिविटी के पीछे का बेसिक फेनोमेना होता है। तो हमारे हार्ट को हमारे जो ब्रेन है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए हम इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं कुछ डिवाइस को यूज़ करके, और हमारे ऑर्गन्स की हेल्थ को हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा कि ह्यूमन ब्रेन की एक्टिविटी को हम किससे डिटेक्ट करेंगे, और आपके ऑप्शंस हैं ईसीजी, ईईजी, ईआईजी और ईएमजी। अगर मैं ईसीजी की बात करूँ तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी हार्ट की रिदम को, हमारी जो हार्ट बीट होती है, उसे रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूँ ईएमजी की, तो जो ईएमजी है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमायोग्राम। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी के थ्रू हम मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। हमारी मसल्स और हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं, जो हमारी मसल्स की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी एक्टिविटी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रोमायोग्राम। और अगर मैं बात करूँ ईआईजी की, ऐसा कोई डिवाइस मुझे अभी तक नोन नहीं है, और बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन भी है। ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इनसिफेलो वर्ड जो है ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। सो ईईजी जो है ये हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हमारी जो स्कैल्प होता है उस पर अलग अलग इलेक्ट्रोड्स जो है वो लगाए जाते हैं, जो कि हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। सो हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एपिलेप्सी हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो गए, इन्हें डिटेक्ट करने के लिए हम ईईजी का यूज करते हैं। फिर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओमनीवोरस ऑर्गेनिजम्स। जैकल्स, टाइगर्स, ह्यूमन बींग्स या फिर रैबिट्स, इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ओमनीवोरस हैं। तो ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, विच आर हर्बीवोर्स, जो कि प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। फिर आते हैं कार्निवोर्स, जो कि मीट के ऊपर फीड करते हैं, या हम कह सकते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। ओमिनिवोर्स, जो कि दोनों के ऊपर फीड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों के ऊपर फीड करते हैं। सो हर्बीवोर्स में आ जाते हैं रैबिट जैसे ऑर्गेनिजम्स। तो आपका सी ऑप्शन जो डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया। जैसे रैबिट है, काउस हैं, बफेलोज हैं, गोट्स हैं, ये सब किस में आते हैं, ये हर्बीवोर्स में आते हैं क्योंकि ये प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। कार्निवोर्स में आ जाता है लायन, फॉक्स, जैकल, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, मीट के ऊपर फीड करते हैं। तो जैकल्स भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया और टाइगर्स भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, दैट इज ह्यूमन बींग्स। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो ह्यूमन बींग्स जो है ये ओमनीवोर्स हैं, क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट दोनों के ऊपर फीड करते हैं। अगर कोई कहे कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो जो वेजिटेरियंस होते हैं वो भी एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं, जैसे मिल्क के ऊपर फीड करते हैं, घी वगैरह खाते हैं, चीज हो गया, बटर हो गया, तो ये सब एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो ओमनीवोर्स हैं। ह्यूमन बींग्स के अलावा बियर, फिश, रकून्स, डॉग्स, ये भी ओमनीवोरस ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। ह्यूमन बींग्स में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दैट इज एग एंड स्पर्म, ये कहाँ पर होता है? ओवरीज, यूट्रस, सर्विक्स या फिर फेलोपियन ट्यूब्स। तो अगर मैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है, ये आ गया आपका यूट्रस, राइट, ये है ओवरी, लेफ्ट एंड राइट ओवरी, ये है फेलोपियन ट्यूब जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, और ये आ गया आपका सर्विक्स, और ये आ गया विजाइना। यहाँ पर होता है मेल और फीमेल गैमीट यानी कि स्पर्म और एग का फ्यूजन, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट इज इसेंशियली यूरियोटेलिक। इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है जो कि यूरियोटेलिक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस फॉर्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करता है। ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड एमोनियोटेलिक। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो यूरिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। यूरिकोटेलिक जो है वो यूरिक एसिड को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, और अमोनियोटेलिक अमोनिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। इनमें से अमोनिया जो है ये हाईली टॉक्सिक है एंड इट इज रिलीज बाय एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि अमोनिया को डिसॉल्व होने के लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो अमोनिया को एज वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करते हैं। उनकी बॉडी में अमोनिया जो है उसका फॉर्मेशन होता है, और वो फर्दर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि वाटर जो है वो सफिशिएंटली प्रेजेंट है जो कि अमोनिया को डिसॉल्व कर सकता है। फिर अगर मैं बात करूँ यूरिकोटेलिक की, यूरिक एसिड जो है ये मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, और ह्यूमन जो इंसेक्ट्स होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं।
रेप्टाइल्स भी यूरिकोटेलिक होते हैं। अब आपके कौन से ऑप्शन यहाँ से हट गए? रेप्टाइल्स, फिशेज एंड एव्स। क्योंकि एव्स जो है ये क्या है? ये यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। रेप्टाइल्स भी यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। फिशेस जो है ये अमोनिया सिक्रीट करती हैं। अगर मैं बात करूँ यूरिया की, तो यूरिया जो है ये सबसे कम टॉक्सिक होता है। तो जो मैमल्स हैं ये सिक्रीट करती हैं यूरिया एंड दे आर कॉल्ड यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आगे आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिडल मैन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में किस कंपाउंड को हम मिडल मैन ऑफ द बॉडी बोलते हैं? लिम्फ को, नर्व्स को, वेन्स को या फिर ब्लड को? नर्व्स जो है ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करते हैं, स्टिमुलस को कैरी करती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में जो है सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। वीन्स जो है ये ब्लड वेसल्स हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, या फिर हम कह सकती हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी से ब्लड को हार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, और इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके दोबारा से लंग्स में लेकर जाता है। अगर मैं बात करूं लिम्फ की, लिम्फ क्या है? जब हमारी बॉडी से जो ब्लड है वो कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करता है, जो कि सबसे फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, तो जो सेल्स होते हैं उनमें से क्या होता है, कुछ अमाउंट में जो वाटर होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है along with वाटर soluble substances, और ये जो वाटर है ये सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वहां पर एक्यूमुलेट हो जाता है। ये जो फ्लूइड है जो सेल से बाहर सिक्रीट हो गया है इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। इस फ्लूइड को कैरी करने के लिए एक अलग से वेसल्स का नेटवर्क होता है जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो फ्लूइड है इसे कैरी करता है लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कलेक्ट करता है और फिर इस फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट कर देता है टू द मेजर वेन्स ऑफ द बॉडी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एंटर करता है तो इस फ्लूइड को हम कहते हैं लिम्फ। जब ये फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट था, यानी कि सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है वहां पर प्रेजेंट था, तब हम इसे कह रहे थे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम इस फ्लूइड को कैरी करता है, यानी कि लिम्फ वेसल्स के अंदर जब ये फ्लूइड आ जाता है तब हम इसे कहते हैं लिम्फ। इसी लिम्फ को हम कहते हैं मिडल मैन ऑफ द बॉडी। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसे हम मिडल मैन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज मूविंग बिटवीन ब्लड वेसल्स। पहले ये फ्लूइड सेल से बाहर आ गया, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम ने इस फ्लूइड को कैरी किया और दोबारा से वेन्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया, इसलिए इसे हम कहते हैं मिडल मैन ऑफ द बॉडी। आगे आपसे पूछा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सेक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कौन सेक्रेट करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी। अब हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड है जो कि हमारी किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है, इस तरीके से इसे हम दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। एक होता है इसका आउटर पोर्शन जिसे हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और इसका इनर पोर्शन जिसे हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला। सिंपली इन्हें हम कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट भी बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं मेडुला की, तो मेडुला जो है इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल, और कॉर्टेक्स जो है ये होता है मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मेडुला दो हार्मोन्स को सेक्रेट करता है विच इज एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। कॉर्टेक्स को हम फर्दर तीन जोन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकेंड इज जोना फेसिक्युलेटा एंड थर्ड इज जोना रेटिकुलेटा। इन तीनों में से जो जोना फेसिक्युलेटा है ये सेक्रीट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, जिसकी एग्जांपल है कॉर्टिसोल। जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो हमारा जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स को सिग्नल करता है टू सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सच एज कॉर्टिसोल आर सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। अब इनका काम क्या होता है? कॉर्टिसोल्स जो हैं ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। ये इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसे सप्रेस करने का काम करते हैं। सो जिस टाइम पे हमारी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो हमें इम्यूनो सुप्रेसेंट्स दिए जाते हैं विच आर बेसिकली कॉर्टिसोल और वी कैन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके अलावा ये हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसके मेंटेनेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ जोना ग्लोमेरुलोसा का, तो ये सिक्रेट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को सच एज एल्डोस्टेरोन। अगर मैं बात करूँ जोना रेटिकुलेटा का, तो जोना रेटिकुलेटा जो है ये एंड्रोजन प्रिकर्सर्स को सिक्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्किंसंस डिजीज अफेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में पार्किंसंस डिजीज की वजह से हमारे कौन से ऑर्गन को इफेक्ट होता है? आपके ऑप्शन है लंग्स, ब्रेन, हार्ट या फिर किडनीज। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है बी, दैट इज ब्रेन।
पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, हमारे ब्रेन के जो डीपर पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एपिलेप्सी जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग पार्चुरेशन इन ह्यूमन फीमेल। पार्चुरेशन के टाइम पे कौन से जो हार्मोन है वो सिक्रेट होते हैं। ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागॉन या फिर इस्ट्रोजन। तो पार्चुरेशन क्या होता है, सिंपली चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस होता है, जिसमें यूट्रीन मसल्स के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो बेबी है इट इज डिलीवर्ड आउट, इसे हम कहते हैं पार्चुरेशन, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। इस टाइम पे हमारी जो ह्यूमन फीमेल्स है उनकी बॉडी में कौन सा हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी ऑप्शन, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पर सिक्रीट होता है। सो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या होता है, जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, विच वॉज फाउंड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करता है, और फिर ये जो ऑक्सीटोसिन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होकर रहता है। जब सिग्नल आता है तभी ये वहां से सिक्रीट होता है। सो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है सिग्नल जाता है, जिसकी वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अब ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये स्मूथ मसल कंट्रैक्शन को और रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से होता है चाइल्ड बर्थ। और चाइल्ड बर्थ के साथ साथ में ये मिल्क इजेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं बात करूं प्रोलैक्टिन की, तो प्रोलैक्टिन जो है नाम से ही पता चलता है लैक्टिन, तो ये मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मिल्क प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन जो है वो हेल्प करता है। अगर मैं ग्लूकागॉन की बात करूं, तो ग्लूकागॉन जो है ये हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, यानी कि शुगर लेवल को लो होने से रोकता है। अगर मैं ईस्ट्रोजन की बात करूं, तो ईस्ट्रोजन जो है ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और साथ ही साथ फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। फिर 13th क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इनरवेट्स द टंग। कौन सी क्रेनियल नर्व है जो टंग में जाती है, 10th, 3rd, 7th या फिर 9th। तो क्रेनियल नर्व्स को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, सेंसरी एंड मोटर। अगर मैं 10th की बात करूं, ये होती है वेगस, जो कि मैंने अभी आपको बताया बियॉन्ड द नेक एक्सटेंड करती है। 3rd की अगर मैं बात करूं, तो 3rd है ऑक्यूलोमोटर, जो कि आई मसल से कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूं 7th की, ये होती है फेशियल, जो कि हमारे फेशियल मसल्स के साथ में कनेक्टेड है। अगर मैं 9th की बात करूं, ये होती है ग्लॉसोफेरेंजियल, दिस इज कनेक्टेड टू टंग, टॉन्सिल्स एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। ये हमारी टंग, टॉन्सिल और फेरिंग्स का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसके साथ में कनेक्टेड होती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 9th, दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। एक है सेकंड वाली जो कि सेंसरी है, जिसका नाम है ऑप्टिक, विच इज कनेक्टेड टू आईज, हाइपोग्लॉसल विच इज 12th एंड एसोसिएटेड टू टंग मसल्स। जहां पर भी ग्लॉसो या ग्लॉसल वर्ड होगा वहां पर आपको समझ जाना है कि टंग की बात हो रही है। इसके अलावा है 8th विच इज वेस्टिबुलोक्यूलर, इट इज एसोसिएटेड विद इनर ईयर। फिर आपसे पूछा है इन जेनेटिक कोड द कोडॉन GUC कोड्स फॉर विच अमीनो एसिड, ग्लाइसिन, वैलिन, लाइसिन या फिर मिथ्योनिन। अगर मैं बात करूं ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन के लिए जो कोडॉन होता है वो आपको याद रखना है कि GG से शुरू होता है, जैसे GGU, GGC, GGA या फिर GGG। जहां पर भी आपको डबल G दिखेगा आपको समझ जाना है कि ग्लाइसिन की बात हो रही है। तो इस तरह के तरीके के जो कोडॉन्स हैं, ये चारों कोडॉन जो है ये ग्लाइसिन के लिए कोड करते हैं। अगर मैं बात करूं वैलिन की, तो वैलिन के लिए कोड करता है GUC, GUU, GUA, GUG। यहाँ पर आपको याद रखना है सिंगल G है, G से ही चारों कोडॉन शुरू होते हैं। डबल G है तो ग्लाइसिन, सिंगल G है तो वैलिन। फिर अगर मैं लाइसिन की बात करूं, लाइसिन के लिए दो कोडॉन्स हैं विच आर AAA एंड AUG। और मिथ्योनिन जो है इसके लिए एक ही कोडॉन है विच इज AUG, विच इज स्टार्ट कोडॉन। आप यहाँ पे आपसे पूछा था GUC किसके लिए कोड करता है, तो GUC आप यहाँ देख सकते हो वैलिन के लिए कोड करता है। नेक्स्ट इज द हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर विच इज पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी जो है ये जिन सेल्स से मिलकर बनी होती है उन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमें लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल टिब्यूल, कलेक्टिंग टिब्यूल, डिस्टल टिब्यूल, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसका हेयर पिन के जैसा अपीयरेंस होता है। ये जो कैप्सूल आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल, या फिर बोमन कैप्सूल भी हम इसे बोलते हैं। ये एक कैपिलरी नेटवर्क है। इस पोर्शन को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और इस पोर्शन को हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट। और ये जो आपको लूप नजर आ रहा है यहाँ पर, जो कि हेयर पिन के जैसा स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले।
तो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ए ऑप्शन, दैट इज लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सर्टेन फेनोमेना इन प्लांट्स। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनमें आपको प्लांट्स के कुछ फेनोमेना दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा फिनोमेना गलत बताया हुआ है। पहला है अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट इज सीन इन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में आपको प्लांट्स जो हैं उनकी रूट्स की अपवर्ड ग्रोथ देखने को मिलती है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है रेस्पिरेशन एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। रेस्पिरेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दिए, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है जिसे हमारी बॉडी ब्रीदिंग के थ्रू रिलीज कर देती है, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ऐड होगी? एटमॉस्फेयर में ऐड होगी, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फोटोसिंथेसिस एड्स ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है जो कि एनवायरमेंट में रिलीज हो जाता है, ये भी एकदम करेक्ट है। फिर बोला है अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट्स इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म की वजह से जो प्लांट की शूट्स होती हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। अब यहाँ पे जियोट्रोपिज्म पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि जियोट्रोपिज्म का क्या मतलब होता है। जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, टूवर्ड्स द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट होता है उसे उसे हम कहते हैं जियोट्रोपिज्म, या फिर ग्रेविटी की तरफ जो प्लांट्स का रिस्पॉन्स होता है उसे हम कहते हैं जियोट्रोपिज्म। अब ये जो जियोट्रोपिज्म है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर प्लांट का कोई ऑर्गन ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, या हम कह सकते हैं सॉइल की तरफ मूव कर रहा है, तो वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है। और अगर कोई प्लांट का ऑर्गन अवे फ्रॉम अर्थ मूव कर रहा है, यानी कि ग्रेविटी के ऑपोजिट मूव कर रहा है, तो वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है। अब प्लांट्स में आप देखते हो कि जो शूट है वो अवे फ्रॉम सॉइल मूव कर रहा है, राइट? अवे फ्रॉम सॉइल मूव कर रहा है, इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो डी स्टेटमेंट में वो बोला है अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट्स इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अब दूसरी बात, जो रूट्स हैं वो कहाँ मूव कर रही है? टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव कर रही है, यानी कि टुवर्ड्स द अर्थ मूव कर रही है, तो ये क्या शो कर रही है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रही है। आपकी ए स्टेटमेंट में क्या है? अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट इज सीन इन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में रूट्स का अपवर्ड ग्रोथ हो रहा है? नहीं हो रहा। कौन सा हो रहा है? डाउनवर्ड ग्रोथ हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी। आगे बोला है रीजनरेशन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? एस्कैरिस, अमीबा, हाइड्रा या फिर प्लेनेरिया। आपको 4 ऑर्गेनिज्म दिए हैं, आपको बताना है कि रीजनरेशन जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। रीजनरेशन का मतलब हमने फर्स्ट क्वेश्चन के केस में भी देखा था, दोबारा से जनरेट करना, रीग्रोथ ऑफ अ ऑर्गन और अ टिश्यू। तो रीजनरेशन का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है वो कुछ इस तरीके का वर्म होता है, फ्लैट वर्म है ये। अगर ये किसी वजह से 2 हिस्सों में टूट जाता है, मान लो ये इस प्लेनेरिया के 2 हिस्से हो गए, तो आप लोग देखोगे कि दोनों हिस्से जो हैं वो अपना लॉस्ट पार्ट रीजनरेट करते हैं और आपको 2 प्लेनेरिया इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। आगे है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? टेक्सोनोमी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी या फिर एवोल्यूशन। टेक्सोनोमी इज कंसर्न्ड विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। Genetics is concerned with study of genes and heredity. Anatomy is concerned with study of internal organs of an organism. Evolution जो है, it is concerned with changes in the characteristics of an organism over a period of time. Time के साथ साथ एक organism में जो changes आते हैं, उसके features में जो changes आते हैं, उन्हें हम evolution में study करते हैं। जो मिलर यूरे का experiment था, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर एक प्रिमिटिव अर्थ लाइक कंडीशंस जो है वो डेवलप की थी। प्रिमिटिव अर्थ लाइक कंडीशंस डेवलप की थी। वही टेम्परेचर, पीएच और कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए थे जो कि उनके अकॉर्डिंग प्रिमिटिव अर्थ पे हो सकते हैं। और फिर उन्होंने देखा था कि किस तरीके से कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पहले डेवलप होंगे, कौन से बायोमॉलिक्यूल्स पहले डेवलप हुए, फिर उनसे कौन से ऑर्गेनिज्म बने। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मिलर और यूरे जो है वो इवोल्यूशन को स्टडी करना चाहते थे कि लाइफ का जो ओरिजिनेशन है वो कैसे हुआ और फिर किस तरीके से धीरे धीरे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक के बाद एक डेवलप हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल सप्लाइज ब्लड टू द लिवर? कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे लिवर को ब्लड सप्लाई करती हैं? तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज जो हैं ये ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को लेकर जाती हैं। तो जितनी भी आर्टरीज होती हैं हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। वीन्स जो हैं ये ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम बॉडी टू
हार्ट, हमारी बॉडी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है ये इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। हमसे अगर कोई पूछता है कि आर्टरीज क्या हैं या वेन्स क्या हैं, तो हम कहते हैं कि ऐसी ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं वो आर्टरीज होती हैं, और ऐसी ब्लड वेसल्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं वो वेन्स होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को लेकर जाती हैं। अगर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, फिर हम उससे आर्टरी क्यों बोल रहे हैं चाहिए। और अगर हम पल्मोनरी वेन की बात करें तो पल्मोनरी वेन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, उसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना चाहिए क्योंकि वो वेन है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन है। ये जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई, ये आर्टरीज और वेन्स की करेक्ट डेफिनेशन नहीं होती है। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को लेकर आती हैं। अब यहाँ पर आप लोग पल्मोनरी आर्टरी को ही देख लो। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, लेकिन ये ब्लड को कहाँ लेकर जा रही है? हार्ट से लंग्स की तरफ, हार्ट से बॉडी के किसी और ऑर्गन की तरफ लेकर जा रही है, इसलिए इसे हम आर्टरी कह रहे हैं। और पल्मोनरी वेन को अगर हम देखें तो ये क्या कर रही है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है लंग्स से हार्ट की तरफ। लंग्स में जब ऑक्सीजनेशन हो जाता है ब्लड का, तो वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो लंग्स से हार्ट की तरफ मूव कर रहा है, इसीलिए इसे हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं। अब अगर मैं कैपिलरीज की बात करूं, कैपिलरीज जो हैं ये फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे टिश्यू स्पेसेस में ब्लड को सप्लाई करती हैं, और यहीं पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज भी होता है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि लिवर को कौन सी ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर हिपैटिक आर्टरीज। हिपैटिक वर्ड जो है वो लिवर से एसोसिएटेड होता है। हिपैटिक आर्टरीज जो है ये लिवर को ब्लड सप्लाई करती हैं। कोरोनरी आर्टरी की अगर मैं बात करूं, कोरोनरी आर्टरी जो है ये हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये मान लेते हैं हमारा जो है हार्ट है, हमारा हार्ट है, तो जो हमारा हार्ट है ये भी तो मस्कुलर ऑर्गन है ना, इसे भी तो ब्लड की जरूरत है फंक्शन करने के लिए। तो जो आर्टरी हार्ट के ही मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है उसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी में अगर किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो जाता है तो हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। फिर है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जो है ये मेन आर्टरी होती है जो हमारे ब्रेन, हेड और नेक रीजन को ब्लड सप्लाई करती है। आगे आपसे पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम में कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं? 3 बिलियन, 1 मिलियन, 3 मिलियन या फिर 10 मिलियन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, दैट इज 3 बिलियन। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा है इटाई इटाई डिजीज जो है ये किस पॉल्यूटेंट की वजह से होती है? इटाई इटाई डिजीज जो है ये लेड, कैडमियम, सिल्वर या फिर मरकरी से होती है। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, दैट इज कैडमियम। सिल्वर की तरफ से एर्गायरोसिस नाम की डिजीज होती है। मरकरी से होती है मिनी मैटा डिजीज। एम फॉर मरकरी, एम फॉर मिनी मैटा, आपको याद रखना है। और लेड जो है इसकी वजह से सेरिब्रल डिसऑर्डर्स जो है वो हो सकते हैं। आज की वीडियो हम यहीं एंड करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगले जो 20 क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि इतना ज़्यादा डिटेल में हम ना जाएं। इसके अलावा मेरे चैनल पर MCQ सीरीज़ अवेलेबल है KVS PGT बायोलॉजी के नाम से, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। उन बच्चों को भी वहाँ से काफ़ी हेल्प हुई थी, काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में उन्हें देखने के लिए मिले थे, तो आप लोग वहाँ से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।